नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, बलबन का राजत्व का सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। जैसा कि हम अपने क्लासरूम में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो हमारा द्वितीय पेपर है उसको पढ़ना शुरू किया था, और गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में रजिया को उसने अपनी पुत्री को सुल्तान बनाया था, और बाद में बलबन जो है वो सुल्तान बना। तो बलबन के साथ में सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि बलबन को कभी भी दासता से मुक्त नहीं किया गया था। तो उसके मन के अंदर एक दासत्व का हीन भाव था, और उस दासत्व के हीन भाव को छिपाने के लिए उसने अपने राज्य के अंदर बहुत ही कठोर नियमों को लागू किया। इन्हीं बलबन के कठोर नियमों को बलबन के राजत्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कि बलबन ने अपने प्रशासन में जिन नियमों को लागू किया और अपने अमीर वर्ग पर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने राज्य में जिस नीति का अनुसरण किया उसको बलबन के राजत्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा उसकी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में बलबन के राजत्व के सिद्धांत पर चर्चा की गई है, और बर्नी ये लिखता है कि बलबन ने अपने राज्य के अंदर रक्त और लोह की नीति को लागू किया, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, जिसका अर्थ ये होता है कि रक्त और लोह की नीति से मीनिंग ये है कि उसने अपने राज्य में कठोर नियमों को लागू किया था। वही उसके राजत्व के सिद्धांत के अंदर आता है। हमने इल्तुतमिश जब सुल्तान बना था तब हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने अपने जो वफ़ादार अमीर थे उन वफ़ादार अमीरों के 40 अमीरों का एक समूह बनाया था, जिसको उसने तुर्कान चहलगानी या चालीसा के दल से जाना जाता था। तो सबसे पहले बलबन ने इस चालीसा का दमन किया। जैसे ही बलबन सुल्तान बना उसने तुर्कान चहलगानी या चालीसा के दल को समाप्त कर दिया, और बलबन ने जब नायब के रूप में अपना प्रशासन शुरू किया था तो उस समय में नायब के रूप में इसने समस्त प्रशासनिक शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया था, यानी सुल्तान की शक्तियों का ये प्रयोग करता था। और बर्नी जैसा कहता है कि बलबन 20 साल तक इसने नायब के रूप में और 20 साल तक इसने सुल्तान के रूप में शासन किया। तो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें उसने ऐसे कौन से नियम लागू किए थे जो उसकी रक्त और लोह की नीति के अंदर आते, हम उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। बलबन जो है वो बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसने दरबार के अंदर बहुत ही कठोर नियम लागू किए थे। जैसा कि बर्नी बताता है कि बलबन अपना भयावह चेहरा लेकर के दरबार के अंदर उपस्थित होता था, और दरबार में न स्वयं हंसता था न ही किसी दरबारी को हंसने की या हंसी मजाक करने की अनुमति देता था। और बलबन सिंहासन पर बैठता था और उसके चारों तरफ जो अंगरक्षक थे वो नंगी तलवारें लेकर के खड़े रहते थे, और दरबार के अंदर सुल्तान के अलावा और किसी को बैठने की अनुमति नहीं थी। इसी तरीके से दरबार में केवल जो उसका प्रधानमंत्री होता था, उसका जो वजीर होता था, उसके अलावा किसी को भी सुल्तान से वार्तालाप करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बलबन जो है वो दासत्व से मुक्त नहीं हुआ था, और वो स्वयं को ईरान के उच्च वर्ग से संबंधित बताता था। वो स्वयं को ईरान का जो उच्च कुल था आफरासियाब वंश, उस आफरासियाब वंश से अपने को संबंधित करता था, जिससे उसको उसकी प्रजा या जो उसके प्रशासनिक अधिकारी है वो दास नहीं समझे।
तो इस तरीके का एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था जिसको वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदलने का प्रयास करता था। दूसरा, बलबन ने अपने दरबार के अंदर 2 ईरानी प्रथाओं को लागू किया था, सिजदा और पायबोस। सिजदा से आशय ये है कि जब भी कोई व्यक्ति उसके दरबार में प्रवेश करता था तो वो दंडवत होकर के बलबन को जो है वो सलाम करता था। तो दंडवत होकर के वो बलबन को सलाम करता था और इस प्रथा को ईरानी प्रथा सिजदा कहा गया है, सिर झुका करके प्रणाम करना। दूसरा, पायबोस। पायबोस का मतलब ये होता था कि जब कोई व्यक्ति दरबार में आता था तो वो सुल्तान के पैरों को अपने होठों से चूमता था। तो इस प्रकार से उसने इन 2 ईरानी प्रथाओं को दरबार में लागू किया था, जिसके कारण वो सामने वाले व्यक्ति का ईगो समाप्त करना चाहता था। बर्नी लिखता है कि बलबन हमेशा शाही पोशाक के अंदर ही उपस्थित होता था और राज्य में जब भी कोई समारोह या उत्सव होता था तब वो पूरे शाही लवाजमे के साथ में उपस्थित होता था। तो बर्नी लिखता है कि जब दिन के समय में जब तेज़ धूप होती थी और ऐसे समय में अगर सुल्तान का कोई शाही लवाजमा निकल रहा होता था तो उसके चारों तरफ जो अंगरक्षिकाएँ होती थी नंगी तलवारें लेकर के, तो बर्नी लिखता है कि जब सूर्य की रोशनी उन तलवारों पर टकरा करके बलबन के चेहरे पर जो रोशनी गिरती थी तो उस समय में उसका चेहरा और भी भयावह दिखता था। यानी उसने इस प्रकार से कठोर नियमों को लागू किया था कि बर्नी एक उदाहरण भी देता है कि जब बलबन जो मंगोल आक्रमण हुए और मंगोल आक्रमण के अंदर बलबन का बड़ा जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उस शहजादा मोहम्मद उस आक्रमण के अंदर मारा गया था। उस समय में बलबन दरबार लगा करके बैठा हुआ था और जब उसके दरबार में ये समाचार पहुंचा कि उसका बड़ा पुत्र मारा गया है तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भाव प्रकट नहीं होने दिए, जैसे लगा ही नहीं जैसे, क्योंकि एक पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर के पिता जो है उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस प्रकार से किसी भी प्रकार के कोई भी जो है इम्प्रेशन नहीं आने था। बर्नी लिखता है कि बाद में अपने महल में जाकर के वो एकांत में खूब फूट फूट करके रोया। तो इस तरीके से उसने स्वयं अपने जीवन के अंदर भी इन कठोर नियमों को अपना लिया। दूसरा, बलबन ने अपने विरोधियों को भी बहुत ही कठोर दंड दिए। उसके समय में जब बिहार और सिंध के अंदर विद्रोह हुए तब उसने विद्रोहियों को पकड़ करके उनको एक खुले मैदान के अंदर उन विद्रोहियों को हाथ पैर बांध करके उनको रख दिया और उन पर पागल हाथियों से उनको कुचलवाया गया। तो जनता जो ये दृश्य देख रही थी वो उन जनता का दृश्य देख करके पूरी जनता में खौफ पैदा हो गया था। दूसरा, एक और उदाहरण मिलता है कि विद्रोह को दबाने के लिए जब बलबन स्वयं गया और उसने वहाँ पर विद्रोहियों को पकड़ करके उनको जिंदा दीवारों के अंदर टांग दिया और उनके शरीर के अंदर कीलें ठोक दी गई। तो बर्नी लिखता है कि इस प्रकार के दृश्य देख करके लोग जो है वो कई लोग गश खा करके अपनी दरवाजे और जो खिड़कियों से गिर गए और वो भी मर गए। तो इस प्रकार का जो भयावह माहौल उसने पैदा किया था, कोई उसके खिलाफ विद्रोह करता था या इसके खिलाफ बोलता था तो उसकी जिंदा चमड़ी नुचवा दी जाती थी। इस तरीके से उसने पूरे साम्राज्य के अंदर एक भय और आतंक का वातावरण पैदा किया था। यही बलबन की कठोर नीति के अंदर आता है। दूसरा, जब इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को लागू किया था, इक्ता प्रणाली से जो आशय है वो ये है कि राज्य की भूमि को छोटी छोटी इक्ताओं के रूप में बांट दिया गया था और अपने अधिकारियों को नकद वेतन न देकर के उनकी वार्षिक आय के अनुसार उतनी ही आय वाली इक्ताएं उनको प्रदान की जाती थी। और ये जो इक्ता धारण करने वाले अधिकारी होते थे इनको इक्तादार, मुक्ता या वली के नाम से जाना जाता था। तो इन इक्तेदारों की नियुक्ति इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। बलबन ने इन इक्तेदारों के ऊपर भी कठोर नियंत्रण स्थापित किया और बलबन ने ख्वाजा नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया था जो इक्तेदारों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। तो इस प्रकार से अपने संपूर्ण राज्य के अंदर उसने बहुत ही कठोर नीतियों का अनुसरण किया और इन्हीं कठोर नीतियों को उसकी रक्त और लोह की नीति से जाना जाता है। और इन्हीं कठोर नीतियों के कारण
बलबन के राजत्व के सिद्धांत को बड़ा ही कठोर माना जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि बलबन जो है वो उसने अपने पौत्र जो थे, पौत्रों के नाम भी उसने ईरानी नाम के आधार पर रखे थे, जैसे केकुबाद, के खुसरो। और बलबन के जो पुत्र थे वो भी बलबन के पास में नहीं आते थे। उन्हें भी लगता था कि कहीं उनके द्वारा छोटा सा या छोटी कोई गलती हो गई होगी तो सुल्तान उनको कठोर दंड दे सकता है। और बलबन के अंतिम समय में जब वो बूढ़ा हो गया था और उसको लग रहा था कि अब मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना है, तो उसने अपने शहजादे को समाचार भिजवाया। उसका जो शहजादा था उसको उसने समाचार भिजवाया कि अब वो यहाँ आकर के उसको उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता है। तो बुगरा खां जो उसका पुत्र था उसके पास में ये मैसेज गया, लेकिन बुगरा खां जो है कभी भी दिल्ली नहीं आया। उसको ऐसा लगता था कि कहीं वहाँ बुला करके मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मुझे सुल्तान कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। तो इस तरीके से कठोर नियमों को लागू करके बलबन ने अपने राज्य में जो है अपने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित किया। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसके आगे जो है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।